सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बॉल जमूर के साथ मैं हूं मोहम्मद काशान। आज का एक खुसूसी एपिसोड है जो अपने नाज़रीन को हम दिखाएंगे। इस वक्त हम कोस्टल बेल्ट में मौजूद हैं। मैंग्रोव्स के जंगलात शहर में क्या अपनी कसाफत रखते हैं, क्या अहमियत रखते हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीली, आबो हवा और ये क्लाइमेट चेंज और इसके लिए महकमा जंगलात सिंध की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं वो अपने नाज़रीन को बताएंगे। महकमा जंगलात के सीनियर अफसर ज़िशान अली चांग साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वो नाज़रीन को जो है मज़ीद तफसीलात बताएंगे। सर बताइएगा, इन पौधों की जो है अफजाइश भी हो रही है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा ब्रीफ करें, नाज़रीन को बताएँ। देखें, इस वक्त हम जहाँ खड़े हुए हैं, दीज आर द मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि मैंग्रोव्स आर टाइडल स्वैम्प फॉरेस्ट। ये जो है डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं और हमारे पास इस वक्त जो डेल्टा है, हमारा सिंध का जो डेल्टा है, इट इज़ इंडस डेल्टा। इसका टोटल एरिया है 6 लाख हेक्टेयर्स, जो बनता है तकरीबन 15 लाख एकड़ के करीब। तो इस डेल्टा में मैंग्रोव्स के जंगलात पाए जाते हैं और ये डेल्टा बना है 17 मेजर क्रीक्स से, जो स्टार्ट होती हैं राइट फ्रॉम कोरंगी क्रीक टू सर क्रीक। इस वक्त हम जिस एरिया में खड़े हुए हैं, दिस इज़ द एरिया ऑफ पोर्ट कासिम एंड कोरंगी क्रीक। अच्छा, ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, दीज आर वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको थोड़ा सा इसका तारीखी पस मंज़र बता देता हूँ कि जी बेसिकली जो 1980s का जो एरा है, एट दैट टाइम जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे 1980s के एरा के दरमियान में। और 1990s का जो डेटा है वो शो करता था कि हमारे पास स्पार्सली 80,000 हेक्टेयर के करीब जो है मैंग्रोव पूरे डेल्टा में बचे थे। देन इन अर्ली 90s जो है सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट, दीज आर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और उसी वक्त से हमारे जो महकमा जंगलात हैं उन्होंने इसकी रिट्रीवल के लिए जो है कोशिशें की, काविशें की। बीच में फिर ये है कि डिफरेंट जो हैं स्कीम्स आती हैं प्लांटेशंस की गवर्नमेंट की तरफ से, तो इन सब में मिला के हमने इस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2,40,000 प्लस हेक्टेयर मैंग्रोव के ये जंगलात मौजूद हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ये प्राइड का मैटर है कि हमने 300% मैंग्रोव कवर को बढ़ाया है। इसके अलावा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आर देयर। एक दिन में हमने सबसे ज़्यादा जो प्लांटेशन की थी। ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि ये एक कंटिन्यू एफर्ट है लास्ट 20-25 ईयर्स की। अच्छा, अब हम जहाँ खड़े हुए हैं मैंग्रोव्स, यहाँ पर हमारे पास मैंग्रोव के जो दरख्त हैं इनमें 4 मेजर स्पीशीज़ पाई जाती हैं। एविसिनिया मेरिना, राइजोफोरा मैक्रोनेटा, सीरियोप्स टेगाल एंड एजिसीरस कार्निकुलेटम। इनमें जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है एविसिनिया मेरिना, जिसे लोकली कहा जाता है तिमर। और इसी वजह से मैंग्रोव के दरख्तों का जो लोकल नेम है वो है तिमर के जंगलात। अच्छा, तिमर के जंगलात हैं, इनके देखें इकोलॉजिकल बेनिफिट्स आर देयर, इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर देयर और कम्युनिटी बेनिफिट्स आर देयर। सबसे पहले तो इकोलॉजिकल बेनिफिट्स जो हैं, जैसे आपने बताया कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें मैंग्रोव्स ये जब साहिली पट्टी पे पाए जाते हैं तो इनका जो रूट सिस्टम है वो सॉइल इरोजन से बचाता है। ठीक है, सॉइल इरोजन का जो मैकेनिज़्म है, जो हम कहते हैं ना कि समंदर या दरिया की मिट्टी जो है, वो पानी जो है वो अलग अलग के सिटीज़ के जो ज़मीनी टेरिस्ट्रियल एरिया उनको इनगल्फ कर रहा है, तो उनसे जो नेचुरल प्रोटेक्शन है हमारी वो इन मैंग्रोव्स की वजह से है। ठीक है, एक बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट बताया ऑक्सीजन का है और उसके साथ जो है अब जब ये सारे इकोलॉजिकल बेनिफिट्स आते हैं तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि लोकल कम्युनिटी रहती हैं इन एरियाज़ में। ठीक है, यहाँ पर बाकायदा विलेजेस हैं। तो अब जो वो लोग हैं विलेजेस हैं, एक तो उनकी प्रोटेक्शन है, सुनामी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, नेचुरल प्रोटेक्शन है सुनामी के अगेंस्ट, स्टॉर्म्स जो हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शंस हैं। ये सारे इकोलॉजिकल बेनिफिट्स के साथ अब जो कम्युनिटी यहाँ रहती है तो उनका जो भी जानवर हैं उनके राइट्स हैं। इट इज़ अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ना, तो उनका जो भी फोडर है यहाँ पर कैमल्स, बुफेलोज वो लोग पालते हैं क्योंकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम फिशरी के बाद इस चीज़ पर है। ज़रिया माश उनका यहाँ पर है ना, किरदार जो अदा कर रहा है, उसमें भी अहम किरदार अदा करता है। उनको फोडर दिया जाता है और ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग देखें, मैंग्रोव का जो ये रूट सिस्टम है, ये दीज आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स
ठीक है ना, स्पेशली फिशेस और क्रस्टेशियंस, यानी आप और हम जो सी फूड खाते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल है वो तब कंप्लीट होती है जब ये फिशेस या क्रस्टेशियंस जो हैं इन मैंग्रोव्स की रूट्स पे आके एग लाइंग करते हैं, ठीक है। तो इस मैंग्रोव कवर से देखें, अब जब फ़िश बढ़ती है, क्रस्टेशियंस बढ़ते हैं, क्रैब्स बढ़ते हैं, तो वो भी डायरेक्ट इम्पैक्ट एक तो पाकिस्तान की इकॉनमी को पड़ रहा है, दूसरा जो लोकल कम्युनिटी है उसकी रिलायंस इस पर है, उनको इनसे बेनिफिट पड़ता है। तो इकोलॉजिकल भी हो गया, इकोनॉमिक भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखें, जब हम यहाँ प्लांटेशन कर रहे होते हैं मैंग्रोव में, तो देखें इस प्लांटेशन के लिए हम लोकल लोग जो हैं उनको हायर करते हैं, लोकल लोग हायर होते हैं, उनके जो है लोकल वुडन जो बोट्स होती हैं वो हायर होती हैं, सीड कलेक्शन के लिए लोकल कम्युनिटी जाती है, फिर उन्हीं लोगों से हम नर्सरीज़ रेज कराते हैं, उन्हीं लोगों से हम प्लांटेशंस कराते हैं। और स्पेसिफ़िकली मैं आपको बताऊं, इसमें हमारे साथ हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड, और वो सारे के सारे लोकल कम्युनिटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से उनका एक रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा होता है, और रेवेन्यू के साथ साथ एक गुडविल भी जनरेट हो रही होती है। तो इस तरीके की पाकिस्तान के सिंध के जंगलात की मैंग्रोव्स की स्टोरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारी सक्सेस स्टोरी है। प्लांटेशन का भी आपने जिक्र करा, और ये जो अभी हम देख रहे हैं कि न्यूली दरख्त यहाँ पर जो है वो निकलेंगे, इसका सर क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेशन है, वो ज़रा बताइए। देखें, बेसिकली सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जहाँ जो काम कर रहा है वो टू लेयर्स में काम कर रहा है। एक प्रोटेक्शन है, ठीक है, जो नेचुरल दरख्त हैं उनकी प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं। प्रोटेक्शन क्योंकि देखें यहाँ पर प्रेशर तो है ना, कम है, लेकिन वो कैमल ग्रेजिंग से प्रोटेक्शन है, और वुड जो हार्वेस्टिंग है उससे प्रोटेक्शंस हैं। तो एक प्रोटेक्शन का काम है, दूसरा प्लांटेशन का काम है। एज़ फार एज़ योर क्वेश्चन इज़ कंसर्न, देख रहे हैं आप, इसका जो सारा मैजिक है इट्स इन इट्स रूट सिस्टम, इन इट्स सॉइल सिस्टम, ठीक है। एविसिनिया मेरिना में फॉल्स रूट सिस्टम है जिसे कहा जाता है निमोटोफोर्स, ठीक है। अच्छा, निमोटोफोर्स आप देख रहे हैं जो जड़ें बाहर निकली हुई हैं, उसकी हाँ इसकी मेजर ग्रोथ जो होती है रूट्स की पैरेलल होती है, उससे क्या होता है जो सॉइल है वो बड़ी मजबूती से इनकी जड़ों से जुड़ जाती है। जब वो स्टक हो जाती है सॉइल, तो वाटर प्रेशर जितना भी आए तो वाटर का प्रेशर रिड्यूस हो रहा होता है, और सॉइल इरोजन का जो प्रोसेस है वो जो है रुक जाता है या 90% कम हो जाता है। तो इसका सारा जो एक मैजिक है वो इन रूट्स की मजबूती की वजह से है। अच्छा सर, आगे जो विंटर का भी महीना शुरू होने वाला है, साइबेरियन परिंदे जो हैं वो कराची की जानिब आते हैं। हम जिस जंगल में मौजूद हैं ये बिन कासिम का एरिया है, सर क्रिक तक ये हमारा जो जंगलात फैला हुआ है, इसका रकबे के हवाले से बताइएगा कि कितने रकबे में मुहित है पूरा ये जंगल, और सेकंड ये बर्ड्स जो होते हैं नायाब इकसाम के पाए जाते हैं, वो हमने पढ़ा भी है, उस हवाले से भी बॉल जमूर के नाज़रीन को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दें। देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एरिया है दैट इज़ द एरिया ऑफ डेल्टा, वो तो 15 लाख एकड़ है, उस पर हमने प्लांटेशंस की भी हैं, हमारी प्लांटेशंस चल भी रही हैं, ठीक है। 80,000 से हम इसे 250,000 260,000 हेक्टेयर्स पर ले आए हैं, जहाँ इस वक्त हेल्दी फ्लोरिशिंग मैंग्रोव्स खाए हैं, मैंग्रोव के जंगलात मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी बात ये देखें, माइग्रेटरी बर्ड्स के मतलब आपने जो सवाल किया, माइग्रेटरी बर्ड्स विंटर में जो आती हैं, दीज आर कॉमनली नोन एज साइबेरियन बर्ड्स। तो उनका जो पाथ है, ठीक, उस पाथ में उन्हें चाहिए कोई ऐसी जगह जहाँ वो सेफ़ हों, ठीक है, और जहाँ वो अपना ये सीज़न जो है टाइम स्पेंड कर सकें, जहाँ उनकी ज़्यादा हंटिंग ना हो, जहाँ उन्हें ज़्यादा शोर शराबा ना मिले, खामोशी मिले। तो इस हवाले से ये सबसे आइडियल प्लेस है उनके लिए ना। देखिए, इतने बड़े एरिया पे अगर आप 250,000 हेक्टेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्हें अगर ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, और उनकी हंटिंग भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखें हम भी यहाँ मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज़ देयर, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इज़ देयर, तो और भी इदारे हैं। तो इस वजह से जो बर्ड्स हैं, थाउजेंड्स इवन लैक्स ऑफ बर्ड्स जो हैं इस विंटर सीज़न में यहाँ आते हैं, यहाँ रेस्टिंग करते हैं और अपना वो जो एक साइकिल है उसे कंप्लीट करते हैं। सर, ये भी बताइएगा कि महकमा जंगलात सिंध की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी देखा था कि किसी कटाई का भी काम होता था, उस पर महकमा जंगलात के जो अफसरान हैं वो कार्रवाई भी करते हैं, फिर FIRs भी दर्ज हुई, मुकदमे दर्ज कराए गए, पर ये जंगल जो है हमें सेफ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जो जैसे आपने भी जिक्र करा, और ये नए पौधों की अफजाइश भी जो है वो हो रही है, उस हवाले से महकमा जंगलात के जो इक़दाम हैं वो भी ज़रा बताओ। देखें जी, महकमा जंगलात वी जनरली डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू प्रोटेक्ट दिस, क्योंकि हमारी JDs में आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ठीक है। इसके हवाले से देखें, एक तो हमारा जो स्टाफ है, आप देख रहे हैं ये बोट्स हैं, इसके अलावा जो वुडन बोट्स हैं हमने वो भी अपनी रखी हुई हैं, कुछ लोगों से हायर करते हैं, कंटिन्यूसली हमारी पेट्रोलिंग चल रही होती है, ठीक है। उसके अलावा हम ऑफिसर्स जो हैं वो भी रेगुलर यहाँ पर विजिट्स कर रहे होते हैं। और बाकी देखें, कटिंग जो है, मैंग्रोव्स आर नॉट गुड फ्यूल फूड,
ठीक है, वो एक चैलेंज अपनी जगह पर जो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उस पर काबू पा लिया गया है। वो आपके सामने, रिज़ल्ट आपके सामने है, ठीक है ना। तो कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग। और उसके साथ ये है कि जो लीगल प्रोसीजर होते हैं, ज़ाहिर बात है हम वो फॉलो करते हैं। अगर मैं ये तो दावा नहीं कर सकता ना कि 100% चीज़ रुक गई है, ठीक है। जहाँ अच्छा काम हो रहा है वहाँ कुछ नेगेटिव पीपल होते हैं, तो उनके अगेंस्ट एज़ पर लॉ जो हमारी कार्रवाई होती है, अगर हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम वहाँ पहुँचते हैं और उनके ख़िलाफ़ हम FIRs वगैरह लॉन्च कराते हैं, और हुई हैं पनिशमेंट्स भी हुई हैं लोगों को। तो दिस इज़ हाउ गवर्नमेंट जॉब। अच्छा नाज़रीन, आपको जो है ये तमाम चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, जड़ें जो हैं उनकी अफजाइश भी हो रही है और घने जंगलात जो हैं वो भी हमें सामने नज़र आ रहे हैं। जबकि माहिरीन जंगलात जो इस हवाले से कहते हैं कि तूफ़ान को रोकने में, प्रोटेक्शन फ़राहम करने में जो ये अहम किरदार अदा करती है। ज़ीशान साहब ने भी हमें ब्रीफ़ करा, जबकि मज़ीद जो है मालूमात भी हम अपने नाज़रीन को बताएँगे। इन जंगलात की जब बिन कासिम का इलाका इस जंगलात के अंदर मौजूद है, उस हवाले से भी नाज़रीन को मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है देखने को मिलेगी। जाइएगा नहीं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा ज़ीशान अली चांग साहब के पास आएंगे और मज़ीद वो हमें बताएंगे कि आबो हवा के लिए कितना अहम किरदार ये जंगलात जो है शहर में अदा कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से कबल हमने आपको बताया था कि ये आबो हवा के लिए कितने इंपॉर्टेंट ये दरख्त होते हैं, और सेकंड बात एक और बताई थी कि प्रोटेक्शन, जब समंदरी तूफ़ान के खतरात इस शहर को लाक होते हैं तो उसको रोकने में भी अपना अहम किरदार अदा करते हैं। ज़ीशान अली चांग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी ज़रा इन दरख्तों की आप अफादियत बताएँ कि कितने अहम होते हैं उसके लिए। सर देखें, क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैंग्रोव्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बड़ा एक पिवटल रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि देखें, इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि मैंग्रोव का जो एक दरख्त है वो टेरेस्ट्रियल दरख्त के मुकाबले में 4 टाइम्स मोर कार्बन स्टोर कर रहा होता है। एक इसकी सबसे बड़ी अफादियत ये है। दूसरा, मैंने जैसे आपको बताया कि इतने बड़े रकबे पे अगर ये जंगलात हैं तो ये एयर प्योरीफायर का भी काम करते हैं, और इन जंगलात की वजह से ही सुनामी प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज का एक असर है जिसको ये मिटिगेट कर रहे होते हैं, स्टॉर्म्स को ये मिटिगेट कर रहे होते हैं। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं, फ़िश भी है, डॉल्फिन भी है, तो उस एतबार से भी ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो ओशन पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, उन वाटर पॉल्यूशंस के अगेंस्ट भी ये बेसिकली ये वाटर को फ़िल्टर कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जब ये जंगलात बीच में मौजूद हैं तो ये एक मैकेनिकल हिंड्रेंस भी क्रिएट कर रहे होते हैं कि ज़्यादा फुजला जो है वो समंदर की तरफ ना जा सके इनकी रोड्स के हवाले से। दूसरा, उसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ है एवापोट्रांसपायरेशन। ये दरख्त हैं, इनकी जो एक मेकैनिज़म है एवापोट्रांसपायरेशन का, उससे जो है रेनफॉल जो है का जो सिस्टम है, मेकैनिज़म है, वो बढ़ता भी है और वो कंट्रोल में भी आता है। तो इस तरीके से मैंग्रोव्स जो हैं अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं क्लाइमेट चेंज का जो मैनेस है उसको टैकल करने के लिए। साहिली जंगलात किसी भी मुल्क में वो अपना अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। जैसे ज़ीशान अली चांग साहब ने भी बताया कि मैंग्रोव्स के जंगलात जो हैं क्लाइमेट चेंज में, आबो हवा में, मौसमियाती तब्दीली और माइग्रेशन करके जो बर्ड्स आते हैं उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक और सवाल करेंगे सर, ये बताइएगा फ्यूचर प्लान क्या है मैंग्रोव्स के जंगलात के हवाले से? क्या प्लानिंग महकमा जंगलात सिंध की जानिब से की गई है? सर देखें, महकमा जंगलात सिंध ने जो आज से 20 साल 25 साल पहले काम शुरू किया था, तो हमारा प्लान लेआउट यही है कि इंशाल्लाह हम इस काम को जिस जज्बे से कंटिन्यू किया वैसे कंटिन्यू किया जाएगा। और फर्दर ये है कि अब तक अगर 2,40,000 हेक्टेयर्स के करीब अगर हमने प्लान किया है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट नियरली 3,50,000 हेक्टेयर्स के करीब होगा। और देखें, हमारी प्लांटेशंस जो हैं वो रुकी नहीं है, सिंस दैन हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस वक्त कराची में हैं, कराची के से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो कैडी बंदर का एरिया है, खारोचान है, शाह बंदर है। तो जो सूटेबल साइट्स हैं जहाँ पर मैंग्रोव्स जो डेल्टा का पार्ट है वहाँ कंटिन्यूसली हमारी एफ़र्ट्स जारी हैं, और इंशाल्लाह हमारा ये मोटिव है कि टू द फुलेस्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल हम जो है मैंग्रोव्स को ग्रो करें। अच्छा सर, बताइएगा 300% जो है इसकी अफजाइश में इजाफा भी हुआ है, इस सक्सेस का राज जो है वो भी ज़रा बताएं। सर देखें, मैंने आपको बताया जो 300% कवर बढ़ा है, तो इसके पीछे एक तो अनथक मेहनत है, अनफ्लिंजिंग एफर्ट्स हैं, कमिटमेंट है ऑब्वियसली सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन एक और बड़ी इसमें जो ख़ास बात है हमारी तरफ से वो ये है कि हमने यहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक कम्युनिटी को इंगेज किया है।
कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है, ठीक है। यानी हमारी लेबर जो प्लांटेशन करती है, हमारी लेबर जो सीड कलेक्शन करती है, हमारे चौकीदार जो यहाँ नौकरी करते हैं, हम जो वुडन बोट्स हायर कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा जो है लोकल कम्युनिटी से किया जाता है। इट मीन्स के लोकल कम्युनिटी अब इस चीज़ को इस तरह ओन करती है कि भाई मैंग्रोव्स जो हैं दोज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, लेकिन उसके अलावा उन्हें पता है कि ये हमारे लिए कंटिन्यूसली एक सोर्स ऑफ इनकम भी है। तो यानी अब हम सिर्फ अपनी तरफ से नहीं है, हमने कम्युनिटी को भी ये रियलाइज़ करा दिया कि भाई ये जंगलात आपके भी हैं, अगर इनका सर्वाइवल होगा, इनकी प्रोटेक्शन होगी, तो जो है आपके लिए भी जो है इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, लेकिन एट द ईजीएस्ट सबसे पहले आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। और दूसरी बात ये देखें, लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि वाकई में इन मैंग्रोव्स की अफजाइश के बाद फ़िश काउंट में इजाफा हुआ, क्रैप्स की इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा इजाफा हुआ, जेली फ़िश की इंडस्ट्री जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो एक सक्सेस का जो मेजर पार्ट है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। बहुत शुक्रिया सर, आपने देखने वाले नाज़रीन को जो है तफसीलात से ब्रीफ करा। आज का सेगमेंट जो था मैंग्रोव की खुसूसियात जो है, कुदरती खुदाबंदी की ये नेमत जो कराची में और किसी भी साहिली जंगलात में होती है, वहाँ के शहरियों के लिए ये नेमत से बढ़कर कुछ नहीं होता ये जंगलात, बल्कि ना सिर्फ हमको ऑक्सीजन फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, दूसरी जानिब जैसे हमने शुरू में ही बताया कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी जो जज्ब भी कर रहे होते हैं। शहर की अगर हम बात करें तो कितनी माहौलियाती आलूदगी जो है वो हमें फ़ील हो रही होती है। आज हम खुले समंदर में हमने प्रोग्राम जो अपना यहाँ पर रिकॉर्ड करा, तो यहाँ पर यहाँ की क्लाइमेट चेंज, आबो हवा और मौसमियाती तब्दीली से तमाम चीज़ों से हमने जो है वाकिफ़ हुए और हवा भी बड़ी अच्छी फील इस टाइम पे हमको हो रही है। जबकि ज़िशान चांग साहब जो है महकमा जंगलात के अफसर हैं, इन्होंने तफसीलात जो है नाज़रीन को भी बताई है और इसकी खुसूसियात जो हमें खुद भी नहीं बताती, आज हमको भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने तफसीलात बताई कि जो माइग्रेशन करके बर्ड्स आते हैं उनके लिए भी ये पौधे जो हैं एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं और शहर के आबो हवा के लिए, आलूदगी के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए ये पौधे जो हैं अहम किरदार अदा करते हुए हमें दिखाई देते हैं। नाज़रीन, आपको ले चलते हैं एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट आफिया सलाम के पास, उनका इस हवाले से क्या कहना है, मैंग्रोव की जो अहमियत है वो मज़ीद बताएंगी। देखिए, ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उस वक्त IUCN में थी जब ताहिर कुरैशी मरहूम जो बाबा मैंग्रोव्स के नाम से जाने जाते हैं वो वहीं होते थे, और मुझे ना सिर्फ उनके साथ काम करने का मौका मिला, मेरी जो मैंग्रोव्स के बारे में जो इब्तदाई सारी आगाही है वो उन्हीं के ज़रिए हुई है। वो उनके बारे में इस तरह से बताते थे जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बताते हैं, उनकी काविशों के बारे में। देखें अब ये इतने बड़े हो गए हैं, ये इस तरह से फल फूल रहे हैं, वो उस तरीके से वो बताया करते थे। फिर जाहिर है वो साइंसी उसके जितनी भी नुकात हैं, उसके फ़वाइद हैं, उनमें हमारे कोस्ट के मुतालिक किस तरह से ये एक हरावल दस्ता हैं ये हमारी हिफाजत का, वो तमाम बातें जो हैं मुझे उन्हीं से पता चली। और उनका बहुत बड़ा किरदार है ना सिर्फ सिंध के अंदर बल्कि बलूचिस्तान के अंदर भी मैंग्रोव्स की अफजाइश के लिए, उसको उन जगहों पे फैलाने के लिए जहाँ पे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैंग्रोव्स हो पाएंगे। और सिंध में वो उसकी स्पीशीज़ लेकर आने में जो कि यहाँ से मादूम हो चुकी हुई थी, तो उनका नाम तो हमेशा रहेगा। और ये बाबाए मैंग्रोव्स तो हम उन्हें कहते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत के बारे में पूरी दुनिया मुतरफ़ है। जो दुनिया की एक वर्ल्ड मैंग्रोव्स एटलस है उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन है। जब 2005 में सुनामी आई थी या 4 में, मुझे वो सन इस वक्त याद नहीं आ रहा, एशियन सुनामी, तो उसमें जो तबाही हुई थी आपके साउथ ईस्ट एशिया में, उसमें इनको बुलाया गया था, इनकी माहिराना खिदमात ली गई थी कि किस तरीके से उन मुल्कों में जैसे थाईलैंड है और दूसरे आपके ममालिक हैं साहिली पट्टी से जहाँ से मैंग्रोव ख़त्म करने की वजह से तबाही बहुत हुई थी, वहाँ पे किस तरीके से दोबारा इनकी अफजाइश हो सके। तो मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी और ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने इनके लगाए हुए मैंग्रोव्स देखे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। पहले तो चले आपने कुछ किताबों में पढ़ लिया, जो लोग फील्ड में जाते हैं उन्होंने फील्ड में देख लिया, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि हमारे यहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में, हत्ता कि यूनिवर्सिटी के भी जो खुसूसन माहौलियाती सब्जेक्ट के अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कहीं इन चीज़ों का जिक्र नहीं होता, तस्करा नहीं होता। कराची एक साहिली शहर है, मैं भी यहीं पे हमेशा पली बड़ी हूँ और मुझे भी इसका IUCN ज्वाइन करने से पहले इसकी अहमियत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था।
तो इसकी आगाही का काम आप और मैं कर सकते हैं। इस वक्त आप जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं, जिस तरह मैं दूसरे जो मैंने आपको बताया है जो हमारे जो दूसरे तबकात हैं उनसे बातचीत करती हूँ, तो बेहतरीन आगाही का ज़रिया आजकल मीडिया है, हर तरह का मीडिया, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, जिस तरीके से भी इसके बारे में आगाही पहुंचाई जा सके, मेरे ख्याल में हमें ये जो आजकल का नया दौर है उसके इस नए टूल्स का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने ये काम बहुत आसान कर दिया है हमारे लिए। अब ये हम पे है कि हम इसका इस्तेमाल कितनी अच्छी तरह से करते हैं और कितनी दूर तक बात पहुंचाते हैं। देखिए, हुकूमत को इक़दामात अब ये करने की ज़रूरत है। सबसे पहला जो कदम था वो ये कि इसको फॉरेस्ट पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया। ये अब से 2-3 साल पहले तक ये फॉरेस्ट पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। अर्बन फॉरेस्ट्री, अर्बन आपके जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट था उस तक ही महदूद थी कि जी ये उनकी जिम्मेदारी है, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी फॉरेस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वो आपके पार्क्स की मेंटेनेंस, आपके जो सड़क पे आपके जो जिसको हम डिवाइडर कहते हैं, मीडियन कहते हैं सड़कों पे और सड़कों के किनारे, और पार्क्स की जिम्मेदारी उन तक थी। लेकिन अर्बन फॉरेस्ट उन्हीं पार्क्स के अंदर कैसे लगाया जा सकता है, वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल शहजाद कुरैशी उस तरीके को पाकिस्तान में लेकर आए, मुतारिफ़ कराया। और अच्छी बात यह है कि जो एनवायरमेंटलिस्ट थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी थे, दूसरे इदारों में भी थे हुकूमत के, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज भी थी, उन लोगों ने भी इस तरीके को देखा, उसको वेट किया, उसको इंडोर्स किया और सिंध की हद तक सिंध की फॉरेस्ट पॉलिसी का हिस्सा बनाया। इसमें सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी हाथ है कि उन्होंने बहुत अच्छे मशवरे दिए, और सिंध के जो मिनिस्टर्स हैं और सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दीगर लोग हैं उन्होंने भी इसको बहुत मतलब उसको हमें वो एक उन्होंने हमें सुनवाई हुई हमारी वहाँ पे, और उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से शामिल किया। अब क्या रोल है कि अब ये कि हमारे पास जहाँ जहाँ इसके लिए गुंजाइश निकलती है हमें वहाँ ये बनाने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि पार्क्स ख़त्म कर दिए जाएँ, ये पार्क्स का एक कोना मुख्तस किया जा सकता है, क्योंकि हम तो एक कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं ना। देखिए, जो लोग जो साहिली कम्युनिटीज़ हैं हमारी, जैसे हमारे माहीगीरों की कम्युनिटीज़ हैं, वो तो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि इनकी क्या अहमियत है। उन्हें मालूम है कि ये उनकी जाए पैदाइश हैं, जो आपकी मरीन लाइफ है, जो आपकी मछलियाँ हैं वो वहाँ पे अंडे देती हैं, उनके बच्चे होते हैं, आपके क्रैब्स वहाँ पे पैदा होते हैं, आपके श्रिम्प वहाँ पैदा होते हैं, और दूसरे जितने भी हमारे जो आबी हयात है वो वहाँ पे पैदा होती है, और उसके बाद वहाँ से वो लहरों के ज़रिए खुले समंदर में जाके अफजाइश होती है उसकी, और वो बड़ी होती है, और वही उनके ज़ाहिर है उनके खुराक का भी दारोमदार उसके ऊपर है, और उनके जो रोज़गार है उसका भी दारोमदार उस पर है। हमारे मुल्क की बरामदात का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये तो तय है कि आपने इसकी एक ये बहुत बड़ा पहलू है। दूसरी तरफ मैं पहले ही इशारा कर चुकी हूँ कि एशियन सुनामी में उन ममालिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था जिन्होंने श्रिम्प फार्मिंग की वजह से, ख़ास तौर पे जो उनकी साहिली पट्टी के ऊपर मैंग्रोव से उनको उन्होंने काट के वहाँ पे अपने झींगों के फार्म्स बनाए थे, और जब वो इतनी ऊंची और तेज़ोतुंद लहरें अंदर आईं तो फिर उनके बचाव के लिए कुछ भी नहीं था, और वो बहुत अंदर तक आके तबाही करके गईं। श्रीलंका की मिसाल उसमें यह है कि वो चूँकि एक जजीरा है और उसका एक कोस्ट जो है उस पर सुनामी का असर ज़्यादा हुआ, वो कोस्ट था जहाँ पे बिल्कुल भी इसके जंगलात ख़त्म हो चुके हुए थे, और दूसरी तरफ उतना नुकसान नहीं हुआ था जहाँ पे वो जंगलात कायम थे, क्योंकि वेव एनर्जी जो है वो जब आपके किसी चीज़ से टकराती है तो वो कम हो जाती है, वो डिसिपेट हो जाती है ना, बट जाती है उसकी शिद्दत जो उसकी जो है। जबकि अगर उसको रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिलेगी तो वो वेव जो है वो अपनी तुंद व तेज़ और उसके जो खौफनाकी है, हैबतनाक किस्म की उसके अंदर ताकत होती है, वो सीधा वो अंदर तक चली आती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम इस बात को समझें। शहर के वो लोग जो कि साहिली पट्टी पे नहीं रहते और इसकी अहमियत से गाफिल हैं और इसकी वजह से इसको झाड़ झंकार समझते हैं और कहते हैं कि भी इसको हटाएं और यहाँ पे डेवलपमेंट करें, प्लॉटिंग करें, यहाँ पे घर बनाएं, हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाएं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि ना वो घर बचेंगे अगर हमारे पास ये हमारे जो एक मुहाफ़ज़ी एक दस्ता हमारे साहिलों पे हमारी हिफाजत के लिए है, ना वो इंडस्ट्री बचेगी जो अगर हमने साहिलों पे लगाया, हमारे पोर्ट को बहुत नुकसान पहुँचेगा। तो
तो इन चीज़ों की आगाही हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि ये कार्बन को बहुत ज़्यादा अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं, जज़्ब करते हैं, और इस वक्त सारा मसला तो कार्बन का है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो फिज़ा के अंदर जो क्लाइमेट चेंज है उसको कार्बन को ये अपना अंदर जज़्ब कर लेते हैं, तो आपकी फिज़ा की आलूदगी कम होती है। नाज़रीन, आपने आफिया सलाम की गुफ्तगू जानी, अब आपको ले चलते हैं दूसरी शहर की जानिब। जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल ओल्ड बिल्डिंग के शोबा गायनी में। यहाँ पर आप मेरे दाएं जानिब देख सकते हैं कि मरीज़ बैठे हुए हैं और इनकी जो ख़वातीन हैं जो जिनको ये लेकर आए हैं वो अंदर डॉक्टर से करें, लेकिन इनमें से बेशतर का कहना यह है कि यहाँ पर डॉक्टर्स का रवैया इनके साथ ठीक नहीं है। अगर ये रात को अब इनका जो साबका जो तजुर्बा है उस हवाले से इनमें से 2-3 मरीज़ों ने ये बताया कि रात को अमूमन जब ये सीज़र के लिए अपने मरीज़ों को लेकर आते तो उन्हें प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है। यहाँ पर रात के औकात में ऑपरेशन नहीं किए जाते, दिन में ऑपरेशन भी होते हैं, दिन में नॉर्मल डिलीवरीज भी होती हैं। और कुछ जो ख़वातीन यहाँ बैठी हैं उनका कहना है कि उन डॉक्टर्स जो यहाँ पर हैं वो उनसे ताउन करते हैं, लेकिन बेशतर का कहना यह है कि वो उनसे ताउन नहीं करते। तो इस तरह यहाँ पर एक मिला जुला सा रुझान है। कुछ शायद खौफ की वजह से ये बात करने से कतरा रहे हैं ताकि उनका जो अंदर मरीज़ है उसे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मीरपुर खास में और वहाँ जाकर मीरपुर खास की एक समाजी शख्सियत है, उनसे गुफ्तगू करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। हम आ चुके हैं सिविल अस्पताल मीरपुर खास से, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मीरपुर खास में, जो चंद साल कबल करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई ये बिल्डिंग है। मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन बिल्डिंग है, वसी व अरीज़ ये बिल्डिंग है। तो क्या इसमें वो मरीज़ों को सहूलियत फराहम की जा रही हैं जो जिसका सिंध हुकूमत ने वादा किया था इस अस्पताल को बनाने से कबल? तो मेरे साथ एक मीरपुर खास की मशहूर समाजी शख्सियत मौजूद है, महमूद साबरी साहब। इनसे बात जानते हैं और बात करते हैं कि क्या यहाँ मीरपुर खास के मरीज़ मुतमईन हैं। जनाब, जब ये बिल्डिंग तैयार हो रही थी कई साल पहले तो हमें बड़ी कभी उम्मीद थी सिंध गवर्नमेंट से कि वो यहाँ जो बिल्डिंग बना रही है अरबों रुपए की लागत से, तो इंशाल्लाह ताला मीरपुर खास के शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। क्योंकि वो तो रेफर सेंटर था, मगर अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि आज भी इतना बड़ा अपने अस्पताल बनाने के बावजूद ये रेफर सेंटर ही है। यहाँ से जो मरीज़ आते हैं उनको रेफ़र कर दिया जाता है। उस पुराने अस्पताल में या नए अस्पताल में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर भी वही मेडिसिन मिलती है, नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह की। और अलमिया ये है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद अगर हमारे शहर में कोई हादसा हो जाता है, किसी के सर में चोट लग जाती है, तो उसे ना सिटी स्कैन की सहूलत मैसर है, ना डॉक्टर मौजूद है, उसे फ़ौरन हैदराबाद रेफर कर दिया जाता है। अलमिया देखें, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ बस वार्ड नहीं है। अगर कोई मरीज़ कोई लोग जल जाते हैं, ये सानिया हुआ था, एक घर के 4 अफराद सिलेंडर फटने की वजह से जल गए थे, तो वो आहिस्ता चारों के चारों एक्सपायर हो गए मीरपुर खास के अंदर, क्योंकि यहाँ पर वार्ड मौजूद नहीं है, ना यहाँ सिटी स्कैन है, ना यहाँ पर MRI कोई इतनी सिस्टम है। तो हम उम्मीद करते हैं, पहले भी उम्मीद की थी, दोबारा भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ सहूलियात मुहैया की जाए। अब बात करते हैं NICVD के हवाले से, तो ये यहाँ पर चेस्ट पेन सेंटर हमें दिया गया है, जहाँ पर अपने सिर्फ फर्स्ट एड दी जाती है। अभी भी जो दिल के मरीज हमारे कार्डियक के हवाले से उन्हें रेफर हैदराबाद ही किया जाता है, टंडोमत खान भी किया जाता है। अब दरमियान में कितना बड़ा मसला होता है लावाहिकीन के लिए, वो बेहतर जानते हैं हम लोग कि किस कर्ब में अजियत में गुजारते हैं। इलेक्शन के दौरान अभी आपस में झगड़ा हो गया था, कुछ लोगों को गोली लगी, तो उन्हें यह मीरपुर खास यहाँ पर अस्पताल में लेकर आए, तो इन्होंने रेफर कर दिया हैदराबाद की, हैदराबाद ले जाए इसको। अब हैदराबाद ले जाने के दौरान में रास्ते में एक एक्सपायर हो गया, एक वहाँ पहुँचने के बाद हो गया। तो ये क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग हमने इसलिए बनाई है कि तमाम मरीजों को रेफर कर दिया जाए? कोई पूछने वाला है इनसे, कोई सवाल करने वाला है? तो हम मुतालबा करते हैं सिंध गवर्नमेंट से कि आपने गोप अवाम के पैसों से इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, तो यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में अवाम को आगाह करें। अब चलते हैं वार्ड्स के अंदर और देखते हैं कि जो मरीज़ यहाँ पर आए हुए हैं उनके साथ क्या परेशानी का सामना है, उनसे मालूम करते हैं कि क्या वो यहाँ पर जो इलाज मालजे की सहूलत फराहम की जा रही है वो उससे मुतमईन है, और क्या यहाँ पर डॉक्टर्स अपनी मुकम्मल निगरानी में सारा ये सिलसिला चला रहे हैं। तो चलते हैं जनरल वार्ड के अंदर। अब इस वक्त हम आ चुके हैं अस्पताल के अंदर और यहाँ पर आप मरीज़ देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं। तो कुछ मरीज़ के जो मरीज़ों के साथ आए हुए हैं वो दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये मीरपुर खास के इस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में क्या सहूलियत देखते हैं, इन्हें क्या शिकायत हैं हुकूमत सिंध से, इस अस्पताल की इंतज़ामिया से। तो ये एक दोस्त बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि आप बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और आप का कोई मरीज़ यहाँ पर दाखिल है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं
बता रहा हूँ कि मैं 4 दिन से इधर से गिरोह शरीफ से शहर से आया हूँ कि इधर हमारे को कोई सहूलत भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत गंदगी है, ना कोई व्हील चेयर है, या कोई मरीज़ को सहूलत के लिए कोई इसको लेके जाने के लिए कोई नहीं, तो अंदर बेड में है, नहीं कोई सहूलत, इधर कोई सफाई है, कुछ भी नहीं है। जो मरीज़ उधर बेड पे पड़ा है उस पर मेरे को तो मैं जिस दिन से भी आया हूँ उसने पहले इमरजेंसी में लेके गया, वहाँ से रेफ़र किया, तो इधर आया, बोला इधर लेके जाओ, फिर उसको डिसाइड किया, फिर बोला कि इधर जाके बेड में दाखिल करो, तो इधर कोई बेड भी खाली नहीं था। फिर मैं अम्मी को उधर उधर करता रहा, मैंने बोला अभी किधर लेके जाऊं। फिर मेरे को समझ में आई जिधर एक ही बेड पे 2 मरीजों को बिठा रहे थे। इनकी वालदा यहाँ पर एडमिट हैं और 4 रोज़ से यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, हम बात करते हैं कि ज़िला मीरपुर खास की, तो ज़िला मीरपुर खास नहीं, यहाँ पर दीगर अजला से भी लोग आते हैं, इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। एक दोस्त और मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं कि इनका यहाँ पर कौन एडमिट है और क्या सहूलियात इन्हें यहाँ पर मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, असीं इतने मरीज़ खणे आए हैं, वालदा साहब आए, माना का सहूलत ना है। 2 ॼणा मंजे ते हिकिड़े मरीज़ पिया आहिनि, जेको वेहण जहिड़ो मरीज़ न आहे उते 2 मंजे ते कीअं सुम्ही सघनि था। जे वञ डॉक्टर वटि चए हिते डॉक्टर न आहे, जे वञूं था डॉक्टर वटि चए हिते डॉक्टर न आहे, का सहूलत न आहे। ॿाहिरि असांखे रहण जी सहूलत न आहे, ना हिते अंदरि रहण जी सहूलत आहे। असीं ग़रीब मिस्किन अलाह जे आसरे हिननि जे आसरे था अचूं, हिते असांखे का सहूलत कोन थी मिले। कोई हिन खां बहितर पिनी सिनी के ॿाहिरि प्राइवेट वञूं, उहो सुठो इलाजु आहे, केॾा वञूं ही गरीब। अच्छा, आपको मतलब पूछना ये है कि दवाइयाँ मिल रही हैं यहाँ पर, और अगर दवाइयाँ मिल रही हैं तो कैसी दवाइयाँ मिल रही हैं? मतलब रेगुलर मिल रही हैं या आपको खुद खरीदनी भी पड़ रही हैं? किस तरह का आपके साथ इस इंतजामिया का बिहेव है? सुइयूं लॻनि पियूं, पर मन का सहूलत हुजे न, अहिड़ो मरीज़ ठीकु थी वञे न, का सहूलत कोन्हे न। सुइयूं मिलनि थियूं हिकिड़े टाइम ते, वरी उहो सुभाणे ॿिए टाइम ते हिकिड़ी सुई लॻे थी, बस। इनका कहना है कि दवाइयाँ मिल रही हैं लेकिन महदूद दवाइयाँ मिल रही हैं। जैसा कि आपने जाना है कि मीरपुर खास में 2 बड़े अस्पताल काम कर रहे हैं। एक वो अस्पताल जो गुज़िश्ता 50 साल से भी ज़्यादा अरसे से मीरपुर खास के शहरियों को तिब्बी सहूलत फराहम कर रहा है, वो है सिविल अस्पताल मीरपुर खास। जबकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मीरपुर खास जो चंद अरसा कबल बनाया गया है, यहाँ भी मीरपुर खास से पूरे ज़िले से आने वाले मरीज़ों को तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। फ़र्क दोनों में क्या है ये आपको बता चुके हैं कि सिविल अस्पताल मीरपुर खास की तमाम तर OPDs को यहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया, नहीं कोई बात नहीं है। और वहाँ से बेशतर वार्ड्स को भी यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। अगर बहुत बड़ी डेवलपमेंट की हम बात करें तो वो डेवलपमेंट है NICVD का एक छोटा सा यूनिट, जिसके लिए शहरियों का कहना है कि अगर हम दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़ों को यहाँ पर लेकर आते हैं तो उन्हें फिर हैदराबाद ही रेफ़र कर दिया जाता है, और जहाँ पर NICVD काम कर रही हैं वहाँ पर रेफ़र कर दिया जाता है। तो इनका ये सवाल है, जब हमने यहाँ पर सिविल सर्जन से किया तो सिविल सर्जन ने लोगों में बात करने से इनकार करते हुए कहा कि 60 से 70 डॉक्टरों की यहाँ पर कमी है। अगर हम यहाँ पर मज़ीद शोबाजात बढ़ाते हैं तो उनके लिए भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स चाहिए। तो ये सवाल सिंध हुकूमत से मीरपुर खास की आवाम का है कि अगर उनके मरीज़ों को हैदराबाद में सेहत की सहूलियत फराहम की जाती हैं, उनको नवाबशाह में, उनको खैरपुर में, उनको गंबट में जो सेहत की सहूलियत फराहम की जाती हैं, वो मीरपुर खास के इस अस्पताल में क्यों नहीं की जाती? वहाँ पर वो डॉक्टर मौजूद क्यों नहीं हैं जो उनके मरीज़ों को देखभाल कर सकें? जब यहाँ से हैदराबाद रेफ़र उनके मरीज़ों को किया जाता है तो 70 किलोमीटर का फासला तय करने के दौरान बाज़ औक़ात मरीज़ जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ जाता है। तो ये सवाल यहाँ की इंतज़ामिया से भी है, ये सवाल यहाँ पर महकमा सेहत के अफसरान से भी है। यही मीरपुर खास की आवाम का सवाल जो है वो सिंध हुकूमत से, मुतालिका मिनिस्ट्री से, इसके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।